हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज शास्त्र का परिचय। देखिए आज यहाँ पर इसका जो है अंतिम अध्याय है, यानी अध्याय 5वां है। यहाँ पर हम समाज शास्त्र की अनुसंधान पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम यहाँ पर इसका पार्ट 1 देखेंगे। बात करें हम आज के चैप्टर की। देखिए आज के चैप्टर में यहाँ पर पूरी तरह से चैप्टर जो डेडिकेटेड है वो केवल पद्धतियों के ऊपर है, यानी मेथडोलॉजी के ऊपर है कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके जरिए समाजशास्त्र अध्ययन करता है, आंकड़े जुटाता है और किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो पूरी तरह से हम उन यहाँ पर मेथडोलॉजी जो है यहाँ पर इसकी यानी पद्धतियां जो हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सभी के मन में एक प्रश्न उठता है, कई बार ये भी कहा जाता है कि समाजशास्त्र को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है। यानी सभी के मन में प्रश्न उठता है कि भाई समाजशास्त्र जो है ऐसा क्या है कि इसे हम कई बार सामाजिक विज्ञान कहते हैं या फिर सामाजिक विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। तो जैसा कि अगर सामाजिक विज्ञान में आप देखें तो सामाजिक विज्ञान भी जो है वो समाज का अध्ययन कर रहा है। यानी यहाँ पर शब्द आ रहा है सामाजिक, और विज्ञान का मतलब ये क्या है, क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना। क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना यहाँ पर बिना किसी पक्षपात के एक निष्कर्ष पे पहुंचना, यानी कि यहाँ पर एक सटीक निष्कर्ष पे पहुंचना, ये विज्ञान का काम है, क्रमबद्ध अध्ययन करना। तो आप ये बात तो जानते ही होंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने इर्द गिर्द जो भी मौजूद समाज है उससे अंतःक्रिया करता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर देखेंगे समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान की लगभग जो विषय वस्तु है लगभग सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर आप समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले ही, सामाजिक समूह भी देख चुके हैं, संस्थाएं भी देख चुके हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो मानव व्यवहार को रेगुलेट करती हैं। यानी अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह की संस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा था। मानक भी देखे थे आपने, मानकों के बारे में ये भी जाना था कि मानक हर जगह अलग अलग मानक हैं। एक परिवार के मानक अलग हैं, किसी और सोसाइटी के मानक अलग हैं, किसी और समुदाय के मानक अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। उन संबंधों के बारे में भी देखा था, यानी आपने रिश्तेदारी, नातेदारी, परिवार या वैवाहिक संबंध जो होते हैं उन सभी के बारे में आपने पढ़ा था। तो आपके अंदर एक ये सब चीजें जो है, ये सब अवधारणाएं पहले क्लियर हो चुकी हैं 4 चैप्टरों में। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर वही निष्कर्ष निकालेंगे पहली बात कि इसे हम समाज विज्ञान क्यों कहा जाए। अब विज्ञान का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था, क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना। यानी कि जो पूरी हम इंफॉर्मेशन है या किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं वो रैंडमली नहीं पहुंच रहे हैं, एक सामान्य बौद्धिक ज्ञान के तहत नहीं पहुंच रहे हैं, उसका पूरा हम प्रोसीजर जो है डिफाइन करके पहुंच रहे हैं। यानी कि कैसे स्टार्ट हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ तक गया है, मतलब पूरा उसका जो कार्य और कारण जो है पूरा हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर वही है, यानी वैज्ञानिक विषयों की तरह यहाँ पर भी पद्धतियाँ, कार्यविधियाँ महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान एकत्रित होता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जैसे विज्ञान में यहाँ पर उनकी कार्यविधियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं जिनके जरिए कोई व्यक्ति किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो वैसे ही यहाँ पे समाजशास्त्र रैंडमली कार्य नहीं करता है, इसकी भी अपनी विधियाँ हैं, इसकी भी अपनी जो है कार्यविधियां हैं, कार्यशैली है जिसके जरिए कोई समाजशास्त्री किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो यहाँ पर कई बार एक प्रश्न और भी उठ जाते हैं, जैसे यानी कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर समाजशास्त्री हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई इसका कारण है कि वे अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भाई ये जो समाजशास्त्री हैं आम लोगों की तरह ज्ञान प्राप्त नहीं करते। जैसे आम लोग क्या है, सामान्य बौद्धिक ज्ञान का भी प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि हमने किसी गरीब व्यक्ति को देखा, हमारे माइंड में एक बात आ गई कि भाई गरीब व्यक्ति इसलिए है क्योंकि ये काम नहीं करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। समाजशास्त्री क्या है कि भाई पूरा यहाँ पर इसकी निष्कर्ष निकालेंगे, पूरा उसका देखेंगे कि भाई प्रीवियस लाइफ कैसी है, प्रीवियस लाइफ में कहाँ रहा है, किस घर से बिलोंग करता है, घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज उसकी ये दशा है। पूरा निष्कर्ष नहीं, पूरा वो जो है पूरा उसका सब जो है एनालाइज करेंगे, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो यही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि समाजशास्त्र जो है वो लोगों के जीवंत अनुभव जो है, यानी कि जो लाइव ये कह सकते हैं, यानी उनके जीवन से जुड़े हुए अनुभव हैं उन पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस करता है और उस आधार पर किसी जो है निष्कर्ष पर पहुँचता है। यहाँ पर आप देखने होंगे मित्रता, धर्म, बाजार, तो ये सब इन सब जो आपकी घटनाएं हैं इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के दायरे में ही रहकर किया जाता है। अब यहाँ पर समाजशास्त्री ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि भाई लोगों का नज़रिया क्या है, लोग अपने इर्द गिर्द का जो समाज है, अपने आसपास मौजूद जो विश्व है, ये कैसे देखना चाहते हैं। यानी मान लीजिए कोई विकास को जो है एक परिवर्तनकारी के रूप में देखता है, एक विकास को ये देखता है कि भाई मानव का इससे मानव सभ्यता का और भी ज़्यादा विकास होगा। यानी जो आप आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास देख रहे हैं, एक व्यक्ति इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को विकास को कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिख रहा है, दूसरा व्यक्ति इसे नेगेटिव एस्पेक्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पर समाजशास्त्री वही जानना चाहते हैं कि भाई इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए एक डैम बनाया जा रहा है, यानी कि एक जो है पुल बोल रहा हूँ मैं, बांध का निर्माण किया जा रहा है।
तो बांध के निर्माण से जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं या जो उद्योग कर्मी हैं वो तो खुश हो सकते हैं, लेकिन बांध निर्माण के लिए जिन लोगों की जमीन चलेगी, उसमें जिन लोगों के प्राकृतिक आवास छीन लिए गए, वो वास्तव में खुश नहीं होंगे। उनके लिए उस विकास का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके घरों से उन्हें उजाड़ दिया गया है। तो यहाँ पर वही सब चीजें जो है समाजशास्त्र के दायरे में इनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह भी हम देखते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के मध्य जो मैत्री भाव है, यानी मित्रता है, इसका अर्थ क्या है, और जब कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो वो धार्मिक व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, उसकी सोच क्या होती है, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर लिखने से ज़्यादा आपको समझना होगा, यहाँ पर चीज़ों को जानना होगा कि भाई ये कैसे कार्य कर रहा है। जहाँ पर लिखने लायक आएगा वहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपने ये तो जान ही लिया कि यहाँ पर व्यक्तियों के जीवंत अनुभव का यहाँ पर अध्ययन इसमें किया जाता है। और दूसरी बात आपने ये जान ली कि आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया, क्योंकि इसे समाज विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे वैज्ञानिक विषयों की तरह इसकी भी अपनी एक पद्धतियाँ हैं, कार्यविधियाँ हैं, जिनके जरिए ये ज्ञान जो है प्राप्त करता है। यानी कोई रैंडमली ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि एक यहाँ पे पद्धतियाँ हैं इसकी। अब पद्धतियों में यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। पद्धति शास्त्र क्या होता है, यानी इसमें पद्धति शास्त्र का मतलब क्या है कि अध्ययन की जो पद्धति है उसको पद्धति शास्त्र कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर ये वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की तरीके हैं यहाँ पर, तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पद्धति शास्त्र में यहाँ पर देखें कौन कौन से तरीके हैं। पहला है यहाँ पर बताया गया है समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्तिपरकता। देखिए पहले वस्तुनिष्ठ का मतलब अब जान लेते हैं। आपने सुना होगा वस्तुनिष्ठ विकल्प चुनिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं हम जिन्हें। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है कि आपका जो सवाल है उसका टू द पॉइंट, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सवाल पूछा गया है उसका टू द पॉइंट आपको उत्तर देना है। और ये सवाल जिससे भी पूछा जाएगा वो टू द पॉइंट आंसर देगा। ये नहीं है कि भाई मैंने कुछ अलग दे दिया, आपने कुछ अलग और दे दिया, तीसरे ने कुछ अलग दे दिया, नहीं, इसे टू द पॉइंट देना है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ नहीं, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, ये अब समाजशास्त्र में थोड़ा सा हम समाज के दायरे में आकर सोचें। ये मान लीजिए अब कोई व्यक्ति समाज का अध्ययन कर रहा है। अब समाज का अध्ययन आप समझ सकते हैं, समाज का जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है वो भी एक सामाजिक प्राणी है, यानी वो मनुष्य है। ऑब्वियस सी बात है, मनुष्य है, उसका भी परिवार होगा, किसी न किसी परिवार से आता होगा, किसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता होगा, समुदाय का वो भी प्राणी रहा होगा, कुछ समूहों का वो भी जो है एक कह सकते हैं सहभागीदार रहा होगा। तो ऐसे में कैसे ये डिसाइड किया जाए, कैसे यहाँ पर हम संतुष्ट हों कि वो व्यक्ति वस्तुनिष्ठ आंसर ही देगा। वस्तुनिष्ठ आंसर तभी वो दे सकता है। यहाँ पर बताया गया कि दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य क्या है, पूर्वाग्रह रहित। पूर्वाग्रह का मतलब उसके माइंड में कोई भी पहले का कोई विचार ना चल रहा हो, किसी समुदाय को लेकर कोई धारणा न चल रही हो, तटस्थ हो, बिल्कुल यहाँ पर नजदीक रहे, ना तो यानी कि अपने समुदाय के नजदीक रहे, ना ही उसके बिल्कुल तटस्थ रहे। यानी जैसे एक जज काम करता है, जज के सामने जितना भी जो पेश होते हैं, जितने भी यहाँ पर उसके सामने जो तथ्य लाए जाते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर वो डिसीजन देता है। ठीक इसी प्रकार से तटस्थ होकर ये केवल तथ्यों पर आधारित ये यहाँ पर अपना डिसीजन दे, उसे हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। ये नहीं है कि भाई आप किसी समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने शेड्यूल कास्ट का अध्ययन कर रहे हैं, यानी आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और शेड्यूल कास्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप जो है अपर कास्ट में जो आपके पूर्वाग्रह प्रचलित हैं शेड्यूल कास्ट को लेकर, आप उनसे यहाँ पर ग्रसित हैं और आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप निष्पक्ष अध्ययन नहीं कर पाएंगे, आपकी वस्तुनिष्ठता पर यहाँ पे सवाल उठने लगेंगे। तो समाजशास्त्र के दायरे से यहाँ पर यह उचित है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्ष होना है, बिल्कुल तटस्थ होना है, किसी भी पूर्वाग्रह के दायरे में आपको नहीं फंसना है, तभी यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट आपको मिलेगा। चाहे वो कोई भी फिर डिसाइड जांच कर ले, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मुझे देने पड़ेंगे और एग्जाम्पल आपके समाज से जुड़े हुए ही होंगे। तो आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर अपने माइंड में विरोध नहीं पालेगा, या फिर मेरे प्रति जो हिंसात्मक कुछ लोगों का होता है कि चिढ़ जाते हैं कि सर आपने ये एग्जाम्पल क्यों दे दिया, देने पड़ते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए यही अगर उल्टा कर दो कि शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति और अपर कास्ट की समुदाय का वो अध्ययन कर रहा है, तो भी हो सकता है वो अपने दायरे से करने की कोशिश करे, तो ये सब हमें साइड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को लेकर कोई हाइपर नहीं होगा, जैसे कमेंट में बहुत जल्दी लोग कमेंट कर देते हैं, और मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ, जब भी आप अध्ययन करें तो अपनी जाति पात ये सब मजहब साइड में रखें, केवल अध्ययन के दायरे से आप हर चीज़ को सोचें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये तो आपकी वस्तुनिष्ठता का यहाँ पे अर्थ हो गया। व्यक्तिपरकता का क्या मतलब है? व्यक्तिपरक का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति से रिलेटेड होना, यानी कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित हो, इसे हम व्यक्तिपरक कहते हैं। या व्यक्तिपरक का मतलब क्या है? हर व्यक्ति की अपनी मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, कुछ अपने नैतिक मूल्य होते हैं जिन पर वो आगे चलता है, जिसकी राह को अपनाता है वो, तो वही यहाँ पर व्यक्तिगत मूल्य हैं। तो आप समझ गए होंगे व्यक्तिपरकता का मतलब क्या है। व्यक्तिपरकता से तात्पर्य क्या है? कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित हो।
तो यहाँ पर सभी जो विज्ञान हैं, सभी विज्ञानों में अपेक्षा यही की जाती है कि वस्तुनिष्ठता है, वस्तुनिष्ठता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना लगे, यानी किसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह न लगे, बिल्कुल आंकड़े सटीक प्राप्त हों। लेकिन यहाँ पर वही दिक्कत आ जाती है, समाज विज्ञान में करना ये बहुत कठिन हो जाता है। रीजन यही है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाद बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे भूवैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक क्या करता है, चट्टानों की जांच करता है। वनस्पति शास्त्र क्या है, शास्त्री क्या है, पौधों का अध्ययन करता है। तो ये निष्पक्ष निष्कर्ष पे कब पहुंच पाएंगे, यानी इन्हें तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे भी हैं, तभी यहाँ पर सिद्धांत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी किसी जो भी यहाँ पे परिणाम है, उस परिणाम पर किसी विशेष वैज्ञानिक या सिद्धांतवादी का अपनी पसंद नापसंद का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बात कही गई है। यही आपके समाजशास्त्र में भी है। समाजशास्त्र में जब अध्ययन किया जा रहा है तो कोई भी यहाँ पर अपनी जाति धर्म आगे नहीं लाएगा। जो अध्ययन करता है वो अपनी जाति धर्म आगे नहीं लाएगा, वो सामने वाले समाज को देखेगा इसकी परिस्थिति क्या है। जैसे तमाम लोग मुझसे आप कहते हैं, जैसे सारे मुद्दे आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही हैं कि भाई सर ये रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके बारे में भी तर्क रखा गया है। और आपने पढ़ा भी होगा, जब मैंने 9th-10th में आपको पढ़ाया था पॉलिटी, तो वहाँ पे मतलब डायरेक्टली बोला गया, वहाँ पे लिखा गया है, पूरा प्रॉपर में दिया गया है। तो उस हिसाब से जिन लोगों ने समाजों का अध्ययन किया उस समय, वो लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी लोग एक ही जाति से आते होंगे। तमाम वहाँ पर बहुत सारे लोग अपर कास्ट के भी थे, लोअर कास्ट के लोग भी थे, सब एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी धारणाओं को साइड में रखा है, अपनी धारणाओं को साइड में रखकर वास्तविक समाज का अध्ययन किया है, तब वो चीजों को यहाँ पर ऐड किया है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर कभी भी हम जब अध्ययन करें, समाज का अध्ययन करें, किसी वस्तु का अध्ययन करें, तो हमें अपनी पसंद नापसंद हमें यहाँ पर नहीं लानी है। यहाँ पर हमें वास्तविकता जो है उसका अध्ययन करना है। यहाँ पर बताया गया है, अब आपके समाज विज्ञान के बारे में बताया गया है कि समाज विज्ञान में दिक्कत क्या होती है। समाज विज्ञान में दिक्कत यही होती है कि भाई जो व्यक्ति अध्ययन करने वाला है वो स्वयं मानव संबंधों और सामाजिक दुनिया का हिस्सा होता है। यानी ऑब्वियस ही बात है, चाहे मैं हूं, आप हो, आप सभी का अपना परिवार है, अपना एक समुदाय है, आप उससे अंत्यक्रिया भी करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, कभी कभी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहीं किसी एक दायरे को सोचकर यहाँ पर अध्ययन न करे। तो यहाँ पर ये बार बार ये बात दोहराई जाती है कि ऐसे में ये कैसे क्लियर होगा कि भाई व्यक्ति का जो अध्ययन है और उस अध्ययन के उपरांत जो रिजल्ट निकला है, रिजल्ट वास्तव में वस्तुनिष्ठ ही है, ये कैसे क्लियर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों के जरिए यहाँ पर ये जो है आश्वस्त किया जाता है कि भाई इसके द्वारा जो किया हुआ सर्वे है, या फिर तमाम पद्धतियां, सर्वे पद्धति है, आपकी साक्षात्कार पद्धति है, तमाम पद्धतियां और भी हैं इसमें ऐसे करके, तो उनके जरिए जो अध्ययन निकलता है वो सब मैच किए जाते हैं, उनको क्रॉस चेक किया जाता है। यानी मान लीजिए एक अध्ययनकर्ता ए आप हैं, एक अध्ययनकर्ता बी वो दूसरा है, तो इन दोनों के द्वारा जो भी मेथड अपनाया गया है उन मेथडों को बाद में क्रॉस चेक किया जाता है, मिलाया जाता है कि किस निष्कर्ष पे ये पहुंचे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर समाजशास्त्र अपना अध्ययन तैयार करता है। तो यहाँ पर अब वही चीजें बताई गई हैं कि भाई पूर्वाग्रह भी यहाँ पर एक स्पष्ट समस्या है। पूर्वाग्रह स्पष्ट समस्या क्या है कि भाई सबकी अपनी अपनी लोगों की पसंद नापसंद होती है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, पारिवारिक संबंधों का कोई अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति परिवार से आता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति के परिवार के अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। हो सकता है कोई किसी परिवार को किसी और दायरे से देखे, कोई किसी और दायरे से देखे। तो यहाँ पर समाजशास्त्र में बार बार यही बात दोहराई गई है कि समाजशास्त्री को अपने अध्ययनशील समूह के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव न होने पर भी उसके अपने सामाजिक संदर्भों के मूल्य और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, कई बार क्या होता है कि भाई सामने वाले परिवार का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी मान लीजिए कोई फैमिली ए भी है, अब इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे कुछ व्यक्तिगत अनुभव नहीं भी हैं, फिर भी हम क्या है उस परिवार को देखते हुए तमाम बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में रिजल्ट यहाँ पर सेम नहीं निकलेगा। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि अपने से अलग किसी आप जाति या धार्मिक समुदाय का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे में समाजशास्त्री उस समुदाय की कुछ मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, आप मनोवृत्तियां उनके मैंने आपको पहले बताया, जब जाति आधारित अध्ययन किया जाता है तो कई बार ये टकराव होता है, कई बार ये समस्या उत्पन्न होती है कि भाई मान लीजिए सामने वाली जाति का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है कहीं ऐसा ना हो किसी और दूषित मानसिकता से ग्रसित हो, तो ऐसे में पूरा समाजशास्त्र का अध्ययन यहाँ पे बाधित हो जाएगा। आंकड़े जो होंगे, निष्कर्ष जो होगा वो बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर उसमें त्रुटियां होंगी। तो यहाँ पर बार बार यही बात कही जाती है, बार बार यही बात दोहराई जाती है कि समाजशास्त्री इन खतरों से कैसे बचें। कुछ तो ऐसा विकल्प होना चाहिए जिससे कि ये सब चीजें ना दोहराई जाएं, क्योंकि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है और अध्ययन करने वाला भी एक समाज का ही अंग है। तो ऐसे में कैसे यहाँ पर निकाला जाए, तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका तो इनका ये है कि पहली पद्धति ये अनुसंधान के विषय के बारे में अपनी भावनाओं विचारों को लगातार कठोरता से जांचना है। यानी कि यहाँ पर अध्ययनकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है, देखिए मैं पॉइंट नंबर
मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट आएगा कि यहाँ पर जो ये आप इसी में सब हेडिंग डाल लेना, समाजशास्त्री जो है तमाम जो उसके माइंड में खतरे आते हैं उनसे कैसे बचे। यानी पहला तरीका इसका ये निकल के आता है कि भाई जो भी आप जिसका अध्ययन करना चाहें तो उसको कठोरता से जांचें, अपनी भावनाओं विचारों को कठोरता से जांचें। कठोरता से जांचने के लिए यहाँ पर एक तरीका होता है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, जिसे हम कहते हैं स्ववाचक होना या आत्मवाचक होना। यहाँ पर क्या करता है, यानी कि समाजशास्त्री अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, अपने आप के अपने नजरिए से नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी एक आदिवासी समुदाय का अध्ययन करने गए, हम किसी आदिवासी समुदाय का अध्ययन करने गए तो हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि भाई हम शहर से आते हैं, हमारे घरों में बिजली है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास ये आधुनिक साधन है, इनके पास कुछ भी नहीं है, आज भी पुरानी तरीके से नहीं। हम अपने हिसाब से नहीं देखेंगे, हम जो आदिवासी माहौल है, आदिवासियों में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के नजरिए से देखेंगे। तो ऐसे करके यहाँ बताया गया है, ठीक है। यानी वे अपने आप को और अपने अनुसंधान कार्य को दूसरे की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। तो इस तकनीक को यहाँ पर स्ववाचक या फिर आत्मवाचक यानी सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट कि समाजशास्त्री जो है अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, इस तकनीक को यहाँ पर स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहते हैं। रीजन वही है, रीजन यही है कि आंकड़े जो है स्पष्ट मिलें, यानी कि यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर हम अपना मत दें, उन मतों में कोई भी यहाँ पर मतभेद ना हो। यहाँ पर अपनी हम मनोवृत्ति को साइड में रखें और दूसरे के नजरिए से यानी उसी समुदाय के किसी व्यक्ति के नजरिए से उस व्यक्ति चीज को देखें। अब यहाँ पर आपका जो आत्मवाचकता होता है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी जिसे कहते हैं, इसका क्या तरीका है। यहाँ पर इसका तरीका ये होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका दस्तावेजीकरण करना। यानी आत्मवाचकता का एक यहाँ पर व्यवहारिक पहलू ये है कि हम कोई भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको नोट करते जाएं, उसको हम नोट करते जाएं, एक अपना पूरा फाइल बनाएं, उस फाइल पर पूरा लिखते जाएं कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, वो पूरा यहाँ पर नोट करते जाएं, दस्तावेजीकरण करना। और फिर ऐसे बाद में यहाँ पर निष्कर्ष पर किसी सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमने जो उपाय किए हैं वो सही है या नहीं है, ये हम बार बार इसकी जांच करें। यानी औपचारिक रूप से आपने जो दस्तावेजीकरण है उस दस्तावेजीकरण के उपरांत आप ये देखें कि हम यहाँ पर जो हमने चीज़ें नोट डाउन की हैं वास्तव में सही है या नहीं है। हो सकता है यानी कि यहाँ पर अन्य उपायों को भी आप अपना सकते हैं। बताया गया है कि यहाँ पर यह भी हो सकता है हम सही हैं या नहीं है, ये बार बार आपको देखना भी है। अब यहाँ पर एक चीज और निकल कर आ जाती है, कई बार क्या होता है जब यहाँ पर आपका स्ववाचक वाला आ जाता है तो स्ववाचक होने का कितना भी आप प्रयास करें समाजशास्त्री, यहाँ अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना सदा बनी रहती है। देखिए चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन तीन अवस्थाएं होती हैं, यानी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो यहाँ पर अवचेतन का मतलब ये अनकॉन्शियस है, ठीक है। चेतन का मतलब क्या है, आप अभी मेरा लेक्चर पूरा आपकी आंखें खुली हुई हैं, ध्यान केंद्रित है, आप लेक्चर समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये चेतन है आपका। अर्धचेतन में क्या आ जाएगा, यानी सबकॉन्शियस में क्या आ जाएगा, सबकॉन्शियस में आ जाएगा प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। यानी आप लेक्चर तो देख रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। लेक्चर तो चल रहा है भाई, घर वालों के सामने खाना पूर्ति आप कर रहे हैं कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं, वाकई पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका माइंड में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लेक्चर देख रहे हैं, और इसे कहेंगे हम अर्धचेतन। अवचेतन का मतलब क्या है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि लेक्चर चले या ना चले, हम अपनी मस्ती में मगन हैं, तो ये अवचेतन वाली अवस्था है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये स्ववाचक वाली स्थिति है, क्योंकि स्ववाचक में यहाँ पर जो भी समाजशास्त्री है वो अपने नजरिए से नहीं देखता है, किसी दूसरे व्यक्ति के नजरिए को पकड़ता है, उस नजरिए से ही यहाँ पर कार्य करने की कोशिश करता है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर एक अनकॉन्शियस वाली यहाँ पर स्थिति आ जाती है। यानी अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि भाई समाजशास्त्री कभी कभी इतना ज्यादा उसमें डूब जाता है या खो जाता है उस नजरिए में कि अपना खुद का लॉजिक लगाना भी भूल जाता है। तो वो स्थिति यहाँ पर बताई गई है, कभी कभी ये स्थिति भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि समाजशास्त्र इतना आसान भी नहीं है, समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी अध्ययन हो जाता, नहीं। यहाँ पर तमाम तरह के मानसिक उद्वेलन से इन्हें गुजरना पड़ता है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग से इन्हें गुजरना पड़ता है। तमाम तरह की मानसिक अवसाद की अवस्थाएं भी आती हैं, उनसे इन्हें गुजरना पड़ता है। आपने देखा होगा तमाम बार, अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखते हैं चैनल, तो वहाँ पर आपने देखा होगा तमाम जनजातियों के साथ तमाम जो अमेरिकन रिसर्चर हैं, ब्रिटेन के रिसर्चर हैं, खास करके इन देशों के आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कैमरे में, तो वो जिस भी समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर रहते हैं, कई दिनों तक रहते हैं, वो कैसे खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, कैसे अपने दैनिक कार्य करते हैं, पूरा पूरा मतलब बिल्कुल उनके जैसे करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि तभी वो किसी निष्कर्ष से पहुंचते हैं। आपने डिस्कवरी वगैरह पे तमाम ऐसे प्रोग्राम आते हैं, आप देखते होंगे, तो वहाँ पर यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर
यही सब चीजें हैं कि इस संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपनी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है इसके उन लक्षणों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हैं जो कि अनुसंधान के विषय पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। तो ये इस बात को भी लिखते हैं कि भाई हम इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हो सकता है हमारी इस बैकग्राउंड की वजह से हम जो डेटा तैयार करें वो त्रुटिपूर्ण हो, तो ये इससे निपटने की पूरी तरह से कोशिश भी ये करते हैं। यहाँ पर वही है संभावित खतरे, उनके परिणाम क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। अब समाजशास्त्र में एक अगली समस्या ये निकल कर आ जाती है कि कोई भी सत्य है, कोई भी बात है, उसके अनेक रूप हैं। उसका कोई सत्य का कोई एक अर्थ नहीं है, यहाँ पे सत्य के अनेक रूप हैं। सबने अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं की हैं। अब उस व्याख्याओं के मध्य एक सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, एक सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, यानी वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं से अलग अलग दिखाई देती हैं। इसी कारण यहाँ पर सामाजिक विश्व में यहाँ पर इसके लिए अनेक प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, व्याख्याएं भी तमाम निकल कर आती हैं। अब जैसे सही कीमत के बारे में बात करें कि सही कीमत क्या है, जैसे आपने सुना होगा कई बार कहा जाता है कि भाई जो किसान है, किसानों को जो है गेहूं का प्राइस है या फिर गेहूं का जो मूल्य है या फिर चावल का जो मूल्य है उन्हें नहीं मिल पाता है, जबकि आम आदमी को उसके लिए जैसे 20 रुपये किलोग्राम गेहूं खरीदना पड़ता है। 20 रुपये जो चावल का, देखिए मैं चावल में एवरेज किस्म का चावल बता रहा हूँ कि 25 या 30 रुपये किलोग्राम चावल खरीदना पड़ता है, जबकि किसान को ये भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या ये कर दें कि ये जो मूल्य है ये गेहूं वाला, ये अगर 100 रुपये कर दें, गेहूं 100 रुपये किलोग्राम, तो क्या किसान को ज़्यादा फायदा हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर फिर दिक्कत ये आएगी, खरीद ही नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि ये लोगों की मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु है, इसे लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर इसका प्राइस जो नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको अर्थशास्त्र जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने वहाँ पर बात दोहराई थी कि बार बार ये निकल कर आती है कि भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। ये पेट्रोल मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु नहीं है। पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा तो भी आप कहीं ना कहीं जाएंगे। प्राचीन समय में भी यात्राएं होती थी, लेकिन अगर आपको अन्न नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। ये बात समझिए, आप समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से जो लोग तर्क देते हैं कि भाई पेट्रोल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जो खाने का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि खाना जो है मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु है। इसके प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे भारत की सभी पूरी जनसंख्या अगर 140 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है, 135 करोड़ हम कहते कहते अभी निकल गए हैं, 140 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है अभी हाल ही आंकड़ों में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे यहाँ सभी अमीर नहीं है, यहाँ पर लगभग 70% जो है हमारे यहाँ गरीब हैं, तो वो खरीद ही नहीं पाएंगे, तो ये भी संकट क्रिएट हो जाएगा। तो वही चीजें हैं कि भाई सबके नजरिए से अपनी अपनी कि भाई कोशिश करेंगे कि सत्य क्या है। मान लीजिए किसानों की भी यहाँ पे प्रॉब्लम सही है, किसानों को यहाँ पे उनकी फसल का वास्तविक दाम नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और गरीब तबका भी है, गरीब तबका ये कह रहा है हम खरीद नहीं पाएंगे। तो दोनों का यहाँ पर अध्ययन करना है। तो यहाँ पर यही समस्या निकल कर आती है कि कैसे हम करें, कैसे व्याख्याएं करें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे समाजशास्त्र में हमें देखने को ये मिलती हैं। तो आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ऐसा सरल तरीका नहीं है जिसके किसी भी विशेष व्याख्या के सत्य या अधिक सही होने के बारे में निर्णय लिया जा सके। यानी कि यहाँ पर समाजशास्त्र में एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पर कोई ऐसा एक टॉपिक या मेथोडोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम सही निर्णय ले पाएं। सभी की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। तो समाजशास्त्र का ये तरीका जांचने का ये प्रयास नहीं करता कि वास्तविक रुचि किसमें है, लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये जांचने की समाजशास्त्र में यहाँ पे कोशिश नहीं की जाती है। एक साधारण राय हम कह सकते हैं, एक कॉमन राय, यहाँ पर एक कॉमन मत जो है वो समाजशास्त्र लेकर चलता है कि समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे आपने 9th में पढ़ रहे थे जब हम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर आपने देखा होगा ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे। यानी ब्रेड जो रोटी, पाव रोटी जो होती है उसके प्राइस बढ़ गए थे। तो वहाँ पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था वो आपने पढ़ा था क्लास 9th में। तो वही चीज़ें हैं, जब खाद्यान्न वगैरह के मूल्य बढ़ते हैं, खाद्यान्न वगैरह का प्राइस बढ़ जाता है तो समाज में एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो समाज पर दबाव रहता हो, नहीं। समाजशास्त्री भी इस दबाव का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्री बार बार इस बात को लेकर चेताते हैं, बार बार सरकार को अलर्ट करते हैं कि भाई ये खाद्यान्न, ये मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु, इनके प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए। प्राइस बढ़ने से ये होगा कि समाज में एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। आपसे मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसको आप अपने समाज से कोरिलेट करते जाएं, अपने अपने इर्द गिर्द समाज से कोरिलेट करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केवल सटीक व्याख्या पर मत जाइए, यहाँ पर पूरा समझने वाला है। अगली यहाँ पे समस्या एक और क्रिएट होती है। यहाँ पर अगली समस्या निकल कर आती है कि भाई सामाजिक विज्ञानों में उपस्थित बहुविध मतों से उत्पन्न होती है। बहुविध का मतलब क्या है कि बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियों के अकॉर्डिंग वहां पर बहुत सारे मत निकल कर आते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसी जो पद्धति है इसे बहुत निर्देशात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी विचार वाले क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है।
यानी कोई किसी के लिए कोई चीज़ सही हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज़ गलत है। जैसे डैम का बनना, यानी कि जो बांध है, बांध का निर्माण एक औद्योगिक समाज के लिए तो लाभकारी हो सकता है, वहीं एक जनजातीय समाज के लिए लाभकारी नहीं हो सकता है। जनजातीय समाज इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, विकास के रूप में कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही जो टॉपिक हैं कई बार जो है ये वास्तव में वस्तुनिष्ठता पर और कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े कर देती हैं कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता कितनी कठिन और जटिल वस्तु बन जाती है। ये हमें यहाँ पर इससे निष्कर्ष निकल कर आता है। अब यहाँ पर बात एंड में बताई गई इस जो आपकी पैराग्राफ है इसके एंड में कि वस्तुनिष्ठता का मतलब ये नहीं है कि समाजशास्त्र का अध्ययन गलत निकलेगा या फिर समाजशास्त्री जो अध्ययन कर रहे हैं वो कुछ किसी काम का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यह है कि पहले से प्राप्त जो अंतिम परिणाम है इसके स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं वो गामक रूप में करें। ऐसा नहीं है कि जड़वत रहे अध्ययन, एक बार हमने अध्ययन कर दिया और फिर हम करें ही ना और उसी अध्ययन के अनुरूप हमेशा उस समाज का आंकलन करें। नहीं, हमें लगातार यानी जो भी अंतिम परिणाम आया है तो यहाँ पर हमें निरंतर यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने सन 1947 का समाज का अध्ययन कर लिया अब वही अध्ययन आज तक चलाएं, पॉसिबल नहीं है। समाज को हमें हर साल हर सिरे से नए सिरे से यहाँ पे अध्ययन करते रहना पड़ेगा, तभी हमें समाज के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट यानी एग्जैक्टली जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली सब हेडिंग आपकी यहाँ पर बताई गई है बहुविध पद्धतियाँ और पद्धतियों का चयन। बहुविध का मतलब क्या है कि बहुत सारी विधियां, यानी सबके अपने अपने बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है समाज एक जैसे नहीं है, समाज एक जैसे नहीं है, लोग भी समाज में आने वाले एक जैसे नहीं है, यानी अध्ययनकर्ता भी एक जैसे नहीं है, सब अपने अपने विभिन्न पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं। ऐसे में सभी लोग अपनी अपनी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये क्रिएट हो जाती है कि भाई कौन से समाज के लिए कौन सी पद्धति लें, यानी कि हो सकता है कोई पद्धति किसी समाज के लिए बेटर हो और दूसरे समाज के लिए बेटर ना हो, तो दिक्कत क्या है यहाँ पर क्रिएट होगी, यानी रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। यानी मान लीजिए एक पद्धति जो है किसी समाज के लिए बेटर है, बेटर रिजल्ट निकल कर आया और वही पद्धति जो है दूसरे समाज के लिए बेटर नहीं है, तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा, तो वही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रत्येक पद्धति का अपना एक महत्व और कमजोरी होती है। यानी आप ये जान लीजिए जो भी मेथोडोलॉजी आप उठा रहे हैं उसका अपना एक प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, यानी कि उसके महत्व भी है, कमजोरी भी है, कुछ खामियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पद्धतियां अच्छी ही हैं। अब जैसे इंटरव्यू वाली पद्धति है, साक्षात्कार वाली पद्धति है। अब साक्षात्कार में ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति झूठ भी बोल जाता है, जरूरी नहीं है कि भाई व्यक्ति सही बोले। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा अपने बच्चों के बारे में जब माता पिता से पूछा जाता है तो माता पिता सब सकारात्मक ही उनके लाभ गिनाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हमारी भी गलती रही है, नहीं, वो यही कहते हैं नहीं सब बेटर है, हम यहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं, पढ़ने के लिए ये छूट दे रहे हैं, वो ला कर दे रहे हैं, वो लेकिन हकीकत कुछ अलग होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जो समाजशास्त्री या समाज का अध्ययन करने वाला है, जो बच्चे का अध्ययन कर रहा है, तो वो किसी निष्कर्ष पर, सटीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग तमाम तरह की जानकारी हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि जो पद्धतियाँ हैं जरूरी नहीं है सभी पद्धतियाँ हर जगह एक जैसा रिजल्ट दें, समान रिजल्ट दें। तो यहाँ पर वही चीज़ निकल कर आ जाती है, पद्धतियों की श्रेष्ठता या निम्नता के बारे में तर्क करना निरर्थक है। यानी कौन पद्धति बेहतर है, कौन सी खराब है, ये यहाँ पर हमारा जो है हम डिसाइड करना यहाँ पर बेकार हो जाता है कि हम ये केवल सोचें कि भाई साक्षात्कार वाली इंटरव्यू वाली बेटर है, सर्वे वाली बेटर नहीं है, या सर्वे वाली बेटर है इंटरव्यू बेटर नहीं है। नहीं, सबकी अपनी अपनी एक उपयोगिता है। यानी कि आप जब भी किसी का अध्ययन कर रहे हैं सबकी अपनी अपना एक अलग स्थान है, सबकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है, ये बात आप जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कौन सी पद्धति किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके भारत में जनगणना की जानी है, भारतीय परिवारों की जनगणना की जानी है और जनगणना के आधार पर आपको ये पता लगाना है कि देश में कितने संयुक्त परिवार हैं। अब संयुक्त परिवारों का पता लगाने के लिए यहाँ पर आप दो पद्धतियाँ दी हुई हैं, या तो पहली एक जनगणना कर सकते हैं, दूसरी पद्धति आप ये है कि सर्वेक्षण कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, सर्वे के आधार पर अपनी राय बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल फैमिली होगी यानी मूल परिवार होगा तो वहां पर वही कॉन्सेप्ट होगा हम दो हमारे दो वाला, सुना होगा आपने, हम दो हमारे दो, यानी ज्यादा चार व्यक्ति होंगे घर में। और कहीं बड़ा परिवार होगा यानी मान लीजिए 10, 12 या 13 कैंडिडेट, हम समझ जाएंगे संयुक्त परिवार है ये। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पद्धतियां हम अपना सकते हैं। अगर हमें संयुक्त परिवार के बारे में पता करना हो तो ये पता हम लगा सकते हैं। अब संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा क्या है, अब स्त्रियों की दशा के लिए सर्वेक्षण तो काम आएगा नहीं। भाई संयुक्त परिवार के मध्य स्त्रियां कैसे व्यवहार कर रही हैं, किस तरह से जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं, कैसे अपने अनुभवों को अध्ययन कर रही हैं, अनुभवों को जान रही हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पर कंपेयर करें, यानी कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की स्त्रियों को मूल परिवार की स्त्रियों की तुलना करने के लिए हमें या तो इंटरव्यू लेना होगा,
ऑब्वियस सी बात है, साक्षात्कार करना होगा, यानी मूल परिवार की महिलाओं से हम साक्षात्कार अलग करें और जो संयुक्त परिवार हैं, ज्वाइंट फैमिली है, उनसे जो साक्षात्कार अलग करें, या फिर व्यक्तिगत अध्ययन करें। व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति का, यानी कि हम उससे सवाल ना पूछें, वो जो कुछ अपनी क्रियाविधि कर रहा है उसकी क्रियाविधि को ऑब्जर्व करते जाएं, देखते जाएं, नोट करते जाएं और अध्ययन ऐसे करें, उसे व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। साक्षात्कार में तो ये होता है आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हो सामने वाला, यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न करता है और एक दूसरा सामने उत्तर देने वाला है। यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन में ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत अध्ययन में क्या है कि हमने आपको पॉइंट आउट कर लिया कि फलाना व्यक्ति है और फलाने व्यक्ति का हमें अध्ययन संपूर्ण रूप से करना है, तो ये व्यक्तिगत अध्ययन हो गया। तो यहाँ पर हम इसी से किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि समाजशास्त्रियों के द्वारा जो सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियां हैं, इनका वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के बहुत सारे तरीके हैं। वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के बहुत से तरीके ऐसे हैं कि समाजशास्त्री जो पद्धतियां अपनाते हैं उनमें से कुछ मात्रात्मक हैं तो कुछ गुणात्मक पद्धतियां हैं। मात्रात्मक का मतलब क्या है कि कुछ जो है मात्रा बताती हैं, गणना बताती हैं, यानी उनके घटकों को हम नाप सकते हैं। जैसे परिवार के कैंडिडेट हैं, परिवार में कितने कैंडिडेट हैं बता दिया, 10 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, ये मात्रात्मक हुई। गुणात्मक का मतलब क्या है कि कौन सा परिवार क्या मनोवृत्ति रख रहा है, कौन सा परिवार समाज के प्रति, देश के प्रति या अपने भावी पीढ़ी के प्रति क्या अपने अंदर उसके माइंड में चल रहा है, ये गुणात्मक में आ जाएगा। ये गुणात्मक में आ जाएगा, यानी कोई व्यक्ति उसका राष्ट्र के प्रति क्या प्रेम है, राष्ट्र के प्रति उसका क्या कर्तव्य है और राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में किस तरह से सोच रहा है, ये मात्रात्मक में नहीं आएगा क्योंकि इसको मापा नहीं जा सकता है। ये गुणों के आधार पर ही आएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अत्यधिक अमूर्त और मुश्किल से नापी जाने वाली प्रघटनाओं में आ जाएगा। जैसे मनोवृत्तियाँ क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, तो ये आपकी क्या किस में आ जाएंगी, ये गुणात्मक पद्धतियों में आ जाएंगी। अब देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो बातें बताएंगे मात्रात्मक गुणात्मक, इसे अपनी भाषा में आप लिख लेना, ठीक है। यानी कुछ लोग तो जैसे मात्रात्मक पद्धतियों में लिख लेंगे कि जिनको मापा जा सके, और गुणात्मक में जिनको ना मापा जा सके, इसमें अमूर्त मनोवृत्तियां ऐसे करिए, डैश लगा के आप लिख लीजिए। यानी शॉर्ट नोट्स तैयार करना आप सीखिए, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर मत रहिए। मैं आपसे फिर बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अब जितने सब्जेक्ट जटिल सब्जेक्ट हैं वहां पर आपको अपने नोट्स तैयार करना, खुद सीखना होगा। यहाँ पर मैं जैसे मैंने पहले करवाए नोट्स तैयार वो वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे कोचिंग के लिहाज से वैसे ही चलना है। व्याख्यान वाले लेक्चरों में यही होता है कि व्याख्यान देते जाते हैं और मैं यही आशा करता हूँ आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। यानी कि हमने समाजशास्त्रियों ने वर्गीकरण किया है वो मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पर किया है और ये आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आ जाती है कि एक वह पद्धति है जो प्रेक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है। प्रेक्षण का मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, यानी हम सामने देख रहे हैं उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो प्रेक्षण न किए जा सकने वाले व्यवहार हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी जो मात्रात्मक पद्धति है तो ये प्रेक्षण जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके व्यवहार का अध्ययन करती है। और वहीं हमारी जो दूसरी पद्धति ये है, यानी कि जो हमारी गुणात्मक वाली है, गुणात्मक क्या करती है, जो हम ऑब्जर्व ना कर पाएं, जैसे अर्थों को, मूल्य को या व्याख्यात्मक चीजें जो हैं इनका हम ऑब्जर्व ना कर पाएं तो उनका ये यहाँ पर अध्ययन करती है। ये भी यहाँ पर आप लिख लेना। यानी कि यहाँ पद्धतियों के बीच अंतर क्या है कि जो मात्रात्मक वाली है तो वो प्रेक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार है इनका अध्ययन करती है, जो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उनका अध्ययन कर रही है। और वहीं आपकी गुणात्मक वाली जो प्रेक्षण न किए जाने वाले अर्थ हैं, मूल्य हैं, व्याख्यात्मक चीजें, इनका अध्ययन करती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए पद्धतियों का वर्गीकरण करने के दीजिए, ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट की सब पॉइंट बना देना ये वाली मात्रात्मक गुणात्मक वाला पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ बताया गया है कि पद्धतियों के वर्गीकरण का अन्य तरीका क्या है। यहाँ पर इनके वर्गीकरण का अन्य तरीका ये है कि भाई इनके आंकड़ों के बीच अंतर कर दीजिए, इनके आंकड़ों को द्वितीयक और प्राथमिक बना दीजिए। द्वितीयक का मतलब क्या होता है, यानी कि हम पद्धतियों के बीच वर्गीकरण कैसे करें, हमने निष्कर्ष जो निकाला है उसका वर्गीकरण कैसे करें, तो उन्हें प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के रूप में कैसे परिभाषित करें वो बताया गया है। यानी द्वितीयक का मतलब होता है पहले से उपलब्ध आंकड़े। पहले से उपलब्ध क्या मतलब, यानी कि मान लीजिए किसी समाजशास्त्री की रिपोर्ट है, उसे हम द्वितीयक में रखते हैं। यानी मान लीजिए आज से 20 साल पहले कोई व्यक्ति हुआ है और वो भारतीय समाज का अध्ययन करके रख गया है, उसने अपनी किताब एक पब्लिश करवा दी है, तो आप अभी जो है आपको सन 2021 में समाज का अध्ययन करना है, यानी किसी व्यक्ति को सन 2021 में समाज का अध्ययन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जरूरी नहीं है कि अभी वाला अध्ययन एकदम करने लग जाए, आप पहले उस अध्ययन को भी पढ़ेंगे 2020 वाले को, सॉरी 20 वाले क्यों, आज से 20 साल पहले जो किया गया उसको पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए द्वितीय अध्ययन स्रोत होगा, यानी द्वितीय उपलब्ध आंकड़ा होगा, क्योंकि ये अभी का नहीं है, किसी के द्वारा लिखित दस्तावेज है। अब जो आप जो नया आंकड़ा तैयार कर रहे हैं ये आपका जो है प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर
लिख लेना आप। और वहीं दूसरी वहीं जो नए या प्राथमिक आंकड़े हैं, ये आपके नए आंकड़े होते हैं, ये भी आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। पद्धतियों के मध्य वर्गीकरण हम ऐसे ही कहते हैं। कुछ द्वितीय आंकड़े, द्वितीय का मतलब होता है किसी के द्वारा पहले लिखा हुआ, और प्राथमिक का मतलब जो है तत्काल का, यानी अभी जिसका हाल ही में अध्ययन किया है। अब यहां पर बताया गया है कि जो ये पद्धतियां हैं, यानी ऐतिहासिक पद्धतियां परंपरागत रूप से भूलेखागारों में पाई जाने वाली द्वितीयक सामग्री पर निर्भर हैं। यानी कि आपके तमाम जगह पर, आपके भारत में भी जो भूलेखागार बने हैं, यानी जमीन से जुड़े मामले हैं, परिवार रजिस्टर वगैरह आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा देश में एक कानून लाया गया था जिसके बारे में काफी हल्ला भी मचा था, CAA और NRC। इन दोनों के बारे में सब व्यक्ति जानते होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। इन दोनों का मतलब आप जानते होंगे। तो यहां पर CAA और NRC में यही तो पूछा जा रहा था कि भाई यहां पर कौन सा व्यक्ति इस भारत में उसका परिवार है, क्योंकि परिवार रजिस्टर का मतलब यह होता है पूरे परिवार का आंकड़ा रखा जाता है, पूरे परिवार का ब्यौरा रखा जाता है, यानी कि ये परिवार किस परिवार से निकल कर आ रहा है, यानी फैमिली ट्री जिसे हम बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर मूल परिवार कौन सा रहा है, मूल परिवार से कौन से परिवार बने हैं, तो फैमिली ट्री होता है। और ये हर तहसील पर होता है, हर तहसील पर आपकी जो भी नगर पालिका वगैरह है, हर जगह ये होता है रजिस्टर कि आपका मूल परिवार कौन सा है, उस परिवार से कौन कौन से परिवार बने हैं। ये हर जगह होता है, हर जिले में होता है और हर राज्य में है। हर राज्य का अपना फैमिली रजिस्टर होता है। गूगल पे आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा फैमिली रजिस्टर के बारे में। तो ये जो CAA NRC है, यहाँ पर इसमें भी इसी के आधार पर नागरिकता का तय किया जाएगा कि आपका परिवार कहाँ से निकल कर आया है। मान लीजिए आप यहाँ पर भारत के नागरिक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फैमिली ट्री नहीं होगा। फैमिली ट्री नहीं होगा तो आप यानी पता चल जाएगा कि आप बाहर से आने वाले घुसपैठिए हैं, और आपका फैमिली ट्री, क्योंकि फैमिली ट्री हर जगह पर बना होता है, हर राज्य में, हर जिले बार बना होता है। तो यहाँ पर वही है कि ये जो फैमिली ट्री वाला रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर है, ये द्वितीयक सामग्री है बोली जाएगी, ये द्वितीयक सामग्री बोली जाएगी। और वहीं हम डायरेक्ट व्यक्तियों से जाके साक्षात्कार करके हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो प्रारंभिक आंकड़ों में आ जाएगी। तो ये भी यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट में लिख लेना कि ऐतिहासिक पद्धतियां परंपरागत रूप से भूलेखागारों में पाई जाने वाली द्वितीयक सामग्री पर निर्भर हैं, जबकि साक्षात्कार से प्रारंभिक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त होती है। ये यहाँ पर आप लिख लेना। अभी CAA NRC के बारे में अभी और फिर से आएगा तरीका। तो ये तो आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड के दोनों सब पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब वर्गीकरण का एक अन्य तरीका भी है। यहाँ पर वर्गीकरण का दूसरा तरीका क्या है, इसमें हम व्यष्टि और समष्टि यानी माइक्रो मैक्रो करके भी अध्ययन करते हैं। माइक्रो में क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि माइक्रो में क्या है, पहली पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधान करता होता है और छोटे से घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है, यानी किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक परिवार पर कार्य कर रहा है, तो माइक्रो बोला जाएगा। वहीं एक परिवार नहीं बल्कि पूरे जाति विशेष पर या समुदाय पर काम कर रहा है, वो समष्टि बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप वर्गीकरण के अन्य तरीकों में व्यष्टि वाला, इसी में सब पॉइंट, व्यष्टि वाला क्या है, व्यष्टि में लिख लेना कि इसमें पहली पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधान करता होता है जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विधि आ जाती हैं, साक्षात्कार, सहभागी प्रेक्षण, ये व्यष्टि की पद्धतियां हैं। यानी व्यष्टि जो आपका तरीका है, इसकी जो पद्धति मेथोडोलॉजी है साक्षात्कार, यानी कि आप छोटे से परिवेश में तो ऑब्वियसली बात है परिवार के सदस्यों का इंटरव्यू ले पाएंगे। सहभागी प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, आप परिवार का ही एक अभिन्न अंग बनकर उनका अध्ययन कर सकते हैं, इसे सहभागी प्रेक्षण कहते हैं। यानी आप पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं, नहीं पार्टिसिपेट करके किसी के साथ किसी के परिवार में घुल मिलकर आप अध्ययन कर रहे हैं, उसे सहभागी प्रेक्षण कहते हैं। तो ये दोनों पद्धतियां व्यष्टि पद्धतियां मानी गई हैं। वहीं समष्टि वाली क्या है, सेकंड सब पॉइंट इसी में, समष्टि में समष्टि पद्धतियां वे होती हैं जो बड़े पैमाने पर अनुसंधान करती हैं और अधिक संख्या में अन्वेषक उत्तरदाता इसमें शामिल होते हैं। यानी कि यहाँ पर कई लोग अध्ययन करने वाले होते हैं और उत्तरदाता होते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सी पद्धति आ जाती है समष्टि में, ये आ जाती है सर्वेक्षण पद्धति। आपने देखा होगा कि सर्वे करवाया जाता है कि भाई आपकी राय कैसी है वर्तमान सरकार के बारे में, वर्तमान सरकार की नीतियों के बारे में सर्वे करवाया गया है, तो ये सर्वेक्षण अनुसंधान है। तो ये सर्वेक्षण अनुसंधान जो है समष्टि में आ जाता है। अब यहां पर एक चीज समझ सकते हैं, यहां पर जैसे आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी, क्या किसी समाज का अध्ययन कर रहे हो, किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हो, तो क्या केवल एक ही पद्धति अपना सकते हैं? नहीं, आप अनुपूरक रूप में भी पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी से अगर आप साक्षात्कार किसी का कर रहे हैं तो उससे सर्वेक्षण भी करवा सकते हैं, आप वहां पे सर्वे भी कर सकते हैं, किसी बात को लेकर उसका कुछ चीजों को लेकर आकलन करवा सकते हैं। यानी उसको एक फॉर्म देकर कह सकते हैं कि इसमें से आपको कुछ बिंदु में अपनी राय के अकॉर्डिंग चुनने हैं, ये भी करवा सकते हैं। तो आप समाज का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना, किसी एक को दूसरी के साथ अनुपूरक की तरह इस्तेमाल करना भी यहाँ पर संभव है, ये ध्यान रखना आप लोग।
तो आपने ये जान लिया व्यष्टि की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, समष्टि के कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पर, वो भी आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली बात बताई गई है कि कभी कभी क्या होता है, जो समाजशास्त्री आपके होते हैं वो एक साथ कई सारी पद्धतियों को मिलाकर काम करते हैं, यानी कि कई सारी पद्धतियों को एक साथ जोड़कर जो है तब अध्ययन करते हैं, तब क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इन्हें फिर त्रिभुजन कहते हैं। त्रिभुजन का मतलब क्या है, बहुविध पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं। इस समाज विज्ञान में कई जो प्रवृत्ति हैं उन्हें विभिन्न अनुकूल बिंदुओं से समान अनुसंधान समस्या पर बहुविध पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम कभी कभी त्रिभुजन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से दोहराना या उसको ठीक तरह से परिभाषित करना, इस पद्धति को हम त्रिभुजन के नाम से जानते हैं। यानी कभी कभी कोई ऐसा जटिल मुद्दा आ जाता है या जटिल समाज आ जाता है जिसका जो है हमें हर एस्पेक्ट से अध्ययन करना होता है। किसी एक बिंदु से या किसी एक दायरे से हम अध्ययन नहीं करते हैं, हर एस्पेक्ट से अध्ययन करते हैं, यानी सोशियली, इकोनॉमिकली, अन्य पहलू भी हैं। ठीक है, तो उनसे भी अध्ययन करते हैं, तो हम क्या है इसे त्रिभुजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर वही सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी कि रीजन क्या है कि बाद में जो परिणाम प्राप्त हो सभी पद्धतियों से उनकी तुलना कर सकें और तुलना करने के आधार पर जो हमें निष्कर्ष निकालें उससे अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएं। तो ये सब तरीके यहां पर बताए गए हैं। अगली हेडिंग आपकी यहां पर है, आपकी अगली हेडिंग है सहभागी प्रेक्षण, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी प्रेक्षण विधि थोड़ी सी अलग है। यहां पर क्या होता है कि जब भी समाजशास्त्री किसी समाज का अध्ययन कर रहा होता है तो यहां पर केवल बार से अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उस समाज का एक अभिन्न अंग बन जाता है। उस समाज का एक अंग बनकर तब उसकी गतिविधियों को, उसकी क्रियाविधियों को, जो भी उसके क्रियाकलाप हैं उनको वो दोहराता है। उसके आधार पर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, आप डिस्कवरी वगैरह पर आपने तमाम प्रोग्राम देखे होंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा जो विदेशों के रिसर्चर वगैरह हैं, समाजशास्त्री हैं, मानव विज्ञानी हैं, वो किसी जनजाति के साथ वहाँ पर रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, उनके जैसे खान पान, उनके जैसे व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, उनकी भाषा शैली, मूल संस्कृति सीखने का प्रयास करते हैं और उस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो सहभागी प्रेक्षण में यही होता है कि हम जब भी किसी समाज का, जब भी किसी हम समुदाय का अध्ययन कर रहे होते हैं तो पहले हमें उस समुदाय का अंग बनना पड़ता है, उस समुदाय की सारी गतिविधियों को फॉलो करना पड़ता है। उस आधार पर उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें यहाँ पर दोहराई गई हैं, बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इसके द्वारा जो समाजशास्त्री है ये उस समाज, संस्कृति और उन लोगों के बारे में सीखता है जिनका वह अध्ययन कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पर अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको सामने वाले समाज का सीखना भी होगा, उसके तौर तरीकों को भी जानना होगा, उसकी संस्कृति को भी जानना होगा, तभी यहाँ पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। ये जो पद्धति है आपकी, ये कई तरह से अलग है। यहाँ पर आपने जो सर्वेक्षण देखा है, साक्षात्कार जैसी जो देखा है, पद्धति देखी है, वहां पर आपने देखा है कि वहां पर प्रारंभिक आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्य होता है, यानी इस पद्धति में क्षेत्रीय कार्य जिसे हम फील्ड वर्क कहते हैं, तो क्षेत्रीय कार्य का यहाँ पर बोलबाला है। यानी कि आप ऑब्वियस सी बात है किसी समाज के तौर तरीकों को या किसी समुदाय के तौर तरीकों को सीखेंगे तो एक दिन में तो नहीं सीख जाएंगे, आपको कई सारे महीने देने पड़ेंगे, तब आप उनकी रीति रिवाजों को सीख पाएंगे, उनकी क्रियाविधियों को, गतिविधियों को आप कर पाएंगे। तो आपके लिए लंबी समय तक वहां पर आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर इस जो आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर जब आप किसी समाज का, समुदाय का अध्ययन करने जा रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको एक लंबे अंतराल तक उस समुदाय के अंदर रहना पड़ता है और बिल्कुल उन्हीं के जैसी गतिविधियों को फॉलो करना होता है, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर मानव विज्ञानी कई महीने, लगभग 1 साल, कई या फिर कई ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा उनकी तरह बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि ये जो यहाँ पर अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पर ये केवल उनकी जैसे ही अध्ययन करते हैं, यानी वो जैसे क्रियाकलाप अपना रहे हैं, वो जैसे अपनी हैबिट वगैरह अपनी उनकी बनी हुई हैं, उनके जैसे ही रहते हैं। आपने देखा होगा जो डिस्कवरी वगैरह पर कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अनुसंधान करता है, जैसे वहाँ पर ये लोग रॉ मीट वगैरह खाते हैं, यानी कच्चा मांस वगैरह खाते हैं, तो देखा होगा आपने वो कुक करके दिखाते हैं, पका के दिखाते हैं। वहाँ पर ये मांस जो पका के भी खाया जा सकता है या मांस से कुछ और प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। डिस्कवरी वगैरह आपने देखा हो तो आपने देखा होगा। तो ये वही सब चीज़ें हैं, ऐसे करके मानव विज्ञानी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ पर अपने आप को मूल निवासियों की संस्कृति से में उनकी भाषा सीखकर उनके प्रतिदिन के जीवन में निकट सहभागी बनकर आपको मिलना पड़ता है, तब आप ऐसे करके वहाँ पर जो है उनके जो निवासी हैं उनसे आप बात कर पाएंगे, उनके कौशलों को जान पाएंगे और ऐसे करके यहाँ पर आपका सहभागी प्रेक्षण पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर सब पॉइंट में लिख लेना कि सहभागी प्रेक्षण क्षेत्रीय कार्य का समग्र लक्ष्य समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीके को सीखना होता है।
यानी पहले पॉइंट के सब पॉइंट आप लिख लेना कि सहभागी प्रेक्षण में क्या है, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्य होता है और क्षेत्रीय कार्य के जरिए हम क्या करते हैं, समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीकों को हम सीखते हैं क्योंकि उनके बीच में रहते हैं। और अध्ययन जो है 1-2 दिन में नहीं होता है, कई साल लग जाते हैं। उन सालों के उपरांत आप जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर कठिन है, लेकिन यहाँ पर आपको सीखना होगा। अब सीखने के लिए कुछ चीज़ें और हैं। आप सीखने जा रहे हैं, यानी आपको मैंने पहले बताया समाजशास्त्री जो अध्ययन करने वाला है वो भी किसी समाज से आता है, वो भी किसी परिवार से आता है। अब चूंकि आप एक नई संस्कृति का, एक नए समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप एक बच्चे जैसा आपको बनना पड़ेगा। जैसे बच्चा होता है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, उसके में कुछ नहीं लिखा होता है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी बिल्कुल नवजात शिशु ही बनना पड़ेगा। आपको तभी कुछ सीख पाएंगे। लेकिन आप अगर अपनी समझ वहां पे बार बार लगाएंगे, अपना लॉजिक वहां पर बार बार लगाएंगे, तो सही बता रहा हूं मैं, यहाँ पर एक बाधा क्रिएट होगी, यानी एक क्लैश क्रिएट होगा, एक बाधा क्रिएट होगी और आप सीख नहीं पाएंगे, आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी यहाँ पर यह है कि आप छोटे बच्चा जैसे संसार से सीखते हैं, ठीक वैसे ही आपको अध्ययन यहाँ पर सीखना है। सहभागी जो प्रेक्षण है, इसको वास्तव में प्राय कभी कभी क्षेत्रीय कार्य भी कहा जाता है। और क्षेत्रीय कार्य के बारे में आप जानते होंगे कि क्षेत्रीय कार्य जो शब्द है, ये मूलतः वनस्पति शास्त्र जो है, प्राणी विज्ञानी हैं, भूविज्ञानी हैं, इन जैसे प्राकृतिक विज्ञानियों की देन है। क्योंकि यहाँ पर इन सब में आप देखेंगे क्षेत्रीय कार्य का ही महत्व है, यानी ये लोग क्षेत्र विशिष्ट में जाकर तभी अध्ययन कर पाते हैं, एक जगह अपने रूम में बैठकर तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे सहभागी प्रेक्षण को हम क्षेत्रीय कार्य यानी फील्ड वर्क के रूप में भी जानते हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है, ये है सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य। इस सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य की क्या महत्ता है, क्या क्या मतलब इनके जो है लाभ हानि है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा समझने वाला है और हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो आपका जो सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य है, स्टार्टिंग में नहीं था, ये स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं था। बाद के सालों में इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर इसने निभाई है। आरंभिक जो मानव विज्ञानी हुए थे वो आदिम संस्कृतियों में, यानी जो पुरातन संस्कृतियां हैं, इनमें अगर उत्साह रखते थे तो क्या करते थे ये लोग, ये किताब वगैरह से जानकारी एकत्रित करते थे। यानी मान लीजिए हमें प्राचीन समय में क्या था कि हमें किसी समुदाय के बारे में जानना है, किसी नई जगह के बारे में जानना है, तो हम किताबों के जरिए, किताबें जो कि द्वितीयक स्रोत होती हैं, आपने ऊपर पढ़ा था, किताब वगैरह जो होती हैं द्वितीयक स्रोत मानी गई हैं, प्रारंभिक स्रोत नहीं मानी गई हैं, द्वितीयक अध्ययन विधि मानी गई है। तो किताब वगैरह कौन लिखते थे, किताब लिखने वाले यात्री होते थे, उपदेशक, औपनिवेशक, प्रशासक हैं, सिपाही वगैरह, जो कि विभिन्न देशों की यात्रा करते थे, विभिन्न देशों में काम करते थे। तो वो अपने अनुभवों पर जो भी देखते थे वहां पर, उन अनुभवों के आधार पर अपनी किताब लिखते थे। तो ये जो अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी हैं, इन्हीं किताबों का सहारा लेकर अध्ययन करते थे। अब दिक्कत यहाँ पर यही थी कि भाई अध्ययन जो किया गया है वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि जो ये लोग कोई समाजशास्त्री तो है नहीं, ये तो केवल अपने एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, अनुभव लिख रहे हैं। नहीं हो सकता है इनके अपने नजरिए से लिख रहे हो, भाई ये भी तो हो सकता है, क्योंकि समाजशास्त्री तो मैंने आप पहले ही बताया कि निष्पक्ष होकर अध्ययन करता है, तटस्थ होकर अध्ययन करता है, अपने अंदर कोई भी किसी प्रकार का भाव नहीं लाता है, समाज का जो वास्तविक रूप है उसी का अध्ययन करता है, तभी वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाता है। अब ये जो किताब लिखने वाले व्यक्ति हैं, ये तो ऐसे है नहीं, इन्होंने तो अपना भी लॉजिक लगाया होगा, अपनी सोच भी वहां पे लगाई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इन किताबों से अध्ययन करने पर जो आंकड़े निकलते होंगे वो स्पष्ट नहीं होते होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसी करके तमाम जो व्यक्तियों ने बाद में लिखी है, जैसे जेम्स फ्रेजर की प्रसिद्ध बुक है एक द गोल्डन बॉग, जिसने अनेक आरंभिक मानव विज्ञानियों को प्रेरित किया था। ऐसे ही एमिल दुर्खाइम, जिनके बारे में चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, एमिल दुर्खाइम ने जो आदिम धर्म या प्राचीन धर्म थे, इन पर अपना कार्य किया है। तो ये सब जो कार्य हैं ये द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित हैं, यानी कि ये द्वितीय श्रेणी के विवरण इन्हें बोला गया है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, कि आरंभिक मानव विज्ञानी आदिम संस्कृतियों में शौकिया पर उत्साही रुचि रखते थे और वे किताबी विद्वान थे, ठीक है। और किताबी विद्वान से मतलब आप समझ गए होंगे, किताब जो लिखी गई थी किस किसने लिखी थी, ये किताबें जो लिखी गई थी समुदायों के बारे में, ये यात्रियों ने, उपदेशकों ने, ठीक है, इनके द्वारा ये इन सूचनाओं पर आधारित ये लिखी गई थी किताबें, लिख लेना आप। तो इसी में आपकी एग्जाम्पल में आप लिख लेना कौन कौन सी है। जेम्स फ्रीजर की किताब है, ये किताब है ये वाली, पहला एग्जाम्पल आपका ये है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा ये है, एमिल दुर्खाइम की किताब है ये, ठीक है। तो ये दोनों जो किताबें हैं, ये किताबों वाला अध्ययन है, ये द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित है। लेकिन बाद के समय में जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से अध्ययन करने के लिए या समाज के ऊपर एक स्पष्ट नजरिया पेश करने के लिए या एक कह सकते हैं एक सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए समाज के बीच जाकर अध्ययन करना बहुत अत्यंत आवश्यक था। तो 20वीं सदी के पहले यहाँ पर ये बहुत सारे वैज्ञानिक वगैरह हुए, तो इन्होंने फिर जाकर यहाँ पर अध्ययन करना स्टार्ट किया है।
ठीक है। यहाँ बताया गया जनजाति भाषाओं पर, प्रथाओं पर, अनुष्ठानों पर यहाँ पर सर्वेक्षण आरंभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इन सबको लगने लगा था कि द्वितीयक जो भी स्रोत हैं हमारे, द्वितीयक श्रेणी के जो भी हमारी किताबें या सोर्स हैं, उनके जो आंकड़े हैं, डेटा है, वो अविश्वसनीय है, वो इतना या सटीक नहीं है। तो ऐसे करके फिर इन्होंने जो है क्षेत्रीय कार्य को बल दिया है और क्षेत्रीय कार्य पर ये लोग जाना स्टार्ट हो गए हैं। तो 1920 से क्या है, सहभागी प्रेक्षण हुआ या क्षेत्रीय कार्य हुआ, ये सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण और मुख्य पद्धति में ये शामिल हो गया है, इसको शामिल कर लिया गया है और लोग इसी आधार पर यहाँ पर अध्ययन करने लगे हैं। और लगभग जितने भी आपके सामने समाजशास्त्री हुए हैं, प्रभावशाली विद्वान हुए हैं या मानव विज्ञानी हुए हैं, सभी ने क्षेत्रीय कार्य किए हैं और क्षेत्रीय कार्यों के आधार पर ही वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सामाजिक मानव विज्ञानी जो है क्षेत्रीय कार्य करते समय क्या करता है। यानी कि यहाँ पर वही करता है कि भाई जिस समुदाय का सबसे पहले अध्ययन करना होता है वो उसकी एक जनगणना करता है कि भाई कितने लोग हैं। जैसे आपने सेंटिनल द्वीप के बारे में सुना होगा, जहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है सेंटिनल द्वीप। तो सेंटिनल जनजाति यहाँ पर रहती है, भारत की आपको पता होगा सबसे आदिम जनजाति है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, करंट अफेयर्स में काफ़ी बार रही है। तो हम यहाँ पे गणना करते हैं, जनगणना करते हैं कितने लोग होंगे वहाँ पर, लगभग कितना लोगों का समुदाय होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसमें सब हेडिंग डाल लेना कि सामाजिक मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य करते समय क्या करता है। पहली बात यहाँ पर ये क्या करता है कि वह समुदाय जिसका वह अध्ययन करता है कि जनगणना कर कार्य प्रारंभ करता है, कि भाई जनगणना करता है। दूसरी बात क्या है, जनगणना के बाद वहाँ पर जो लोग हैं उनकी लिंग, आयु, वर्ग, इनकी सूचना तैयार करता है, ठीक है। तीसरा काम यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर ये सेकंड काम हो गया। ये थर्ड काम ये करता है कि वहाँ पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जिस इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर उनके भौतिक रूप से नक्शा बनाने का प्रयास करता है, यानी उनके घरों का, वहाँ पर जो व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है या नगर व्यवस्था है, उसका यहाँ पर जो है नक्शा तैयार करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ये आपने देख ली यहाँ पर। ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट बना देना। थर्ड पॉइंट के ये सब पॉइंट रख लेना, ये वाले, ठीक है, कि भाई सामाजिक मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य करते इसमें क्या क्या करता है। थर्ड पॉइंट के पहले सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट और थर्ड सब पॉइंट ये आप इसमें ऐड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रीय कार्य की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर आगे बढ़ने पर यानी कि ये लोग क्या करते हैं, समुदाय की वंशावली तैयार करते हैं। वंशावली का मतलब क्या है कि ये किस वंश से हैं, कौन इनके मतलब पूर्वज रहे हैं, वो वंशावली बनती है। तो इस समुदाय की वंशावली बनाने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पर फैमिली ट्री का नाम आएगा, तो इसके आधार पर क्या करते हैं ये लोग, प्रत्येक सदस्य का वंश वृक्ष बनाते हैं। जहां तक संभव हो वंश वृक्ष के पीछे की तरफ का विस्तार करना भी शामिल करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपके पूर्वज कौन रहे हैं। तो ऐसे करके यानी उनके रिश्तेदार, नातेदार, पीढ़ियों में भाई बहन, चचेरे भाई बहन, इन सबको देखते हैं कि भाई इन सब के मान लीजिए नीचे वाली जो पीढ़ी है, ये नीचे वाली पीढ़ी है, इन सब का कोई एक ऊपर रहा हो सकता है इन सबके ऊपर कोई इनका एक ही पूर्वज रहा हो। तो इस तरह से फैमिली ट्री तैयार किया जाता है, वंश वृक्ष तैयार किया जाता है और पता लगाया जाता है ये किस परिवार से आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या एनआरसी हो, वहां पर ये दोनों ही चीजों का बहुत महत्व है और सरकार लगातार जोर दे रही है। सरकार जो है आपका फैमिली रजिस्टर है, फैमिली रजिस्टर के आधार पर ये यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन देश का नागरिक है या नहीं है, क्योंकि अगर देश का कोई व्यक्ति नागरिक होगा ऑब्वियस सी बात है उसका फैमिली ट्री भी होगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि फैमिली ट्री की जानकारी हर जिला स्तर पर होती है, हर तहसील में आपको जानकारी ये मिल जाएगी, यानी हर तहसील पर, हर ब्लॉक पर ये जानकारी एकत्रित की जाती है, यानी कि आप किस परिवार से आ रहे हैं, आपके पूर्वज कौन रहे हैं, पूरी जानकारी होती है। तो ऐसे करके यहाँ पर CANRC में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान में जो कानून लाया गया है वहां पर भी समाजशास्त्र के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फैमिली ट्री तैयार कौन करते हैं, समाजशास्त्री तैयार करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि क्षेत्रीय कार्य में ये सब तैयार हो रहा है कि भाई ये कौन कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे करके निकलते हैं। तो यहाँ पर यह कार्य उतनी पीढ़ियों तक के लिए किया जा सकता है जितनी व्यक्ति याद रख सकता है, उतनी पीढ़ियों का यहाँ पे फैमिली ट्री बनाया जाता है। यानी हो सकता है कि भाई मुझे अपने बाबा दादी से आगे का नाम नहीं पता है, दादा दादी से ऊपर का मुझे नहीं पता है कौन कौन उनके रहे होंगे माता पिता, तो हो सकता है मैं अपना इतना ही बताऊं। तो फैमिली ट्री में यही होता है, यहाँ पर देखते हैं कि आप किसके परिवार से आ रहे हैं, किस वंश से आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। इसमें यहाँ पर बताया जाता है किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना की जांच अन्य संबंधियों से वही प्रश्न पूछकर की जा सकती है। यानी कि हम हो सकता है मेरे परिवार के कोई और व्यक्ति हो, उनसे भी वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके दादाजी कौन थे या आपके दादाजी के पिताजी कौन थे। हो सकता है मैंने भी वही बताया हो लेकिन हम उस व्यक्ति को न जानते हो। तो ऐसे करके यहाँ पर बाद में पुष्टि होने के बाद वंश वृक्ष बनाया जा सकता है। और ये वंश वृक्ष जो होता है यह सामाजिक मानव विज्ञानियों को समुदाय की नातेदारी व्यवस्था है इसको समझने में वास्तव में मदद करता है।
ये ऐसे करके समझते हैं कि भाई क्या कैसे कैसे रिलेशनशिप समाज में काम कर रही हैं। तो ये हम यहाँ पर जानने का हमें यहाँ पर एक स्रोत बन जाता है। एक वंशावली जो है मानव विज्ञानी को समुदाय की संरचना के बारे में जानना में सहायता करती है, समाज की संरचना कैसी रही है। तो ऐसे करके समाजशास्त्री कहीं ना कहीं मानव विज्ञानी जो है वो समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी समुदाय की भाषा भी सीखते हैं, विस्तृत नोट भी तैयार करते हैं और उनके जीवन के सभी पक्षों का यहाँ पर उल्लेख भी करते हैं। यानी कि वो कौन कौन से त्यौहार मना रहे हैं, कौन कौन से धर्मों का पालन कर रहे हैं, उनकी सामूहिक घटनाएं कैसे चल रही हैं, आजीविका कैसे चल रही है, परिवार के बच्चों का लालन पालन कैसे हो रहा है, ये पूरा यहाँ पर ब्यौरा तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपने शब्दों में कुछ कुछ लाइनें ऐड कर लेना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अपने शब्दों में भी कुछ कुछ लाइनें ऐड कर लेना, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर कह कर ही लिखवाऊँ, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कई जगह क्या होता है, बहुत सारे अंतहीन प्रश्न पूछने पड़ते हैं। अंतहीन का मतलब क्या है कि हमें कई बार सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है, तो हम और ज़्यादा गहराई से पूछने की कोशिश करते हैं, तो उन पर और विचार करते हैं। तो यहाँ पर जो मानव विज्ञानी है, जो अधिकांश सूचना यहाँ पे बताई गई है, अधिकांश सूचना एक या दो व्यक्तियों पर ही निर्भर होती है। एक तो सूचनादाता होता है और दूसरा मुख्य सूचनादाता होता है। यानी हम किसी परिवार का फैमिली ट्री या फैमिली रजिस्टर तैयार करने जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, एक तो सूचनादाता है। सूचनादाता का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी यानी आपके पिता यानी आपके पापा वो सूचना देने वाले हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आपके पिता को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होंगी, तो आप क्या करेंगे, आप मुख्य सूचनादाता में अपने दादाजी का नाम ले सकते हैं। तो आपके दादाजी बताएंगे कि भाई हमारा परिवार ये रहा है, ये है, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी होगी। तो यहाँ पर ऐसे करके फैमिली ट्री तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इनके लिए प्रारंभिक दिनों में मूल सूचनादाता शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता था, ये बताया गया है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर 5वां पॉइंट नोट कर लेना। तो ऐसे करके फैमिली ट्री तैयार होता है और बाद में आप देखेंगे सब आंकड़े लिखे जाते हैं, सब आंकड़े बन जाते हैं, तो उन्हें बाद में पुष्टि कर ली जाती है कि हाँ भाई ये फैमिली ट्री में इनका परिवार इन लोगों से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ हमें क्या है, सामाजिक व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। एक कहानी है जिनके बारे में हमने कल भी जिक्र किया था, ये ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की हैं और क्षेत्रीय कार्य की इन्होंने खोज कैसे की है वो भी हम यहाँ जान लेते हैं। क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क कोई नई बात नहीं है, फील्ड वर्क पहले भी किए जाते थे, लेकिन पहले इतना ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं हो रहे थे। पहले जो किए जाते थे वो रैंडमली किए जा रहे थे, इतना ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं किए जा रहे थे। क्षेत्रीय कार्य की महत्ता पर सबसे ज़्यादा बल जो दिया है वो मेलिनोवस्की ने ही दिया है। मेलिनोवस्की पोलैंड के एक मानव विज्ञानी थे और ये ब्रिटेन में बसे हुए थे। अब आपको पता होगा कि सन 1940 में जब आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है, उस समय ये ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करना चाहते थे और ऑस्ट्रेलिया उस समय जो था वो एक ब्रिटिश साम्राज्य का ही भाग था। अब युद्ध में आपको पता होगा, युद्ध में जो पोलैंड थे, क्योंकि ये पोलैंड के निवासी हैं, और युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो युद्ध में पोलैंड जो था वो जर्मनी का साथ दे रहा था। और जर्मनी के साथ देने की वजह से ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन वालों की नज़रों में क्या बन गए, एक विरोधी बन गए थे, एक विद्रोही बन गए थे, एक शत्रु बन गए थे ये। तो ऐसे करके इन्हें शत्रु देश का निवासी ये बन गए। लेकिन शत्रु देश के ये निवासी नहीं थे, ये इनकी शिक्षा जो हुई थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा हुई थी। एक रेप्यूटेड प्रोफेसर थे, यानी जाने माने सम्मानित प्रोफेसर थे। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया के तमाम सत्ताधारी इनके संबंध में भी थे। तो यहाँ पर उस समय जब युद्ध का माहौल चल रहा था तो तमाम लोगों को, तमाम जो नेता हैं, तमाम या फिर अधिकारियों ने ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये अपने देश की तरफ लें, अपने देश की तरफदारी लें। तो इसके लिए नज़रबंद करना इन्हें जरूरी था। नज़रबंद का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ पर एक ही क्षेत्र में इन्हें निर्धारित कर दिया जाए कि इस क्षेत्र से आप बाहर नहीं जाएंगे, तो इन्हें नज़रबंद करना था। अब चूंकि ये रास्ते में यात्रा पर थे, तो बाद में जब इनकी इतनी जल्दी पहुँच है तो पहुँच के वजह से इन्होंने तमाम जो है इन लोगों से यहाँ पर एक आग्रह किया है कि भाई कि हमें जो है, इन्होंने जो यात्रा जो करना चाहते थे वहीं करना, दक्षिणी प्रशांत महासागर की ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों की यात्रा करना चाहते थे। तो इन्होंने अनुनय विनय किया है, अनुरोध किया है सत्ताधारियों से कि आप हमें नज़रबंद जो करें वो दक्षिणी प्रशांत के एक जगह है, ट्रोबियान द्वीप है, वहाँ पर हमें नज़रबंद कर दें, जो कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में ही थे। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस बात के लिए सहमति हो गई। तो ऐसे करके ये वहाँ पर नज़रबंद किए गए ट्रोबियान द्वीप पर। तो ट्रोबियान द्वीप पर इन्होंने मेलिनोवस्की ने 1.5 वर्ष व्यतीत किया है। ये वहाँ पर एक तंबू में रहे हैं, वहाँ की भाषा सीखी है इन्होंने, यानी वहाँ पर इन्होंने वहाँ की पूरी भाषा सीखी है, संस्कृति के बारे में जाना है और एक विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया है। यानी एक एक चीज़ पर इन्होंने गहनता से विचार करके एक लंबा रिकॉर्ड तैयार किया है और ऐसे करके इन्होंने ट्रोबियान संस्कृति पर तमाम किताबें लिखी हैं। और जो इनकी किताबें जो लिखी गई हैं ये उस समय बहुत लोकप्रिय हुई हैं, क्लासिक्स मानी गई हैं और समाजशास्त्र के क्षेत्र में लोगों की रुचि और ज़्यादा यहाँ पर जागृत हुई है और ज़्यादा लोग यहाँ पर लालायित हुए हैं कि हाँ और अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करके इन्होंने यहाँ पर नींव डाली क्षेत्रीय कार्य की। तो वही बताया गया है कि मानव विज्ञान का, इन्होंने कहा मेलिनोवस्की का विश्वास यही था कि मानव विज्ञान का जो भविष्य है यहाँ पर मूल संस्कृत के बीच
बिना किसी मध्यस्थ के सीधी अंत्यक्रिया पर आधारित है। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन करना होगा, तभी आप मानव विज्ञान में आप जो है मूल बातें निकाल पाओगे। अगर आप द्वितीयक श्रेणी के ज्ञान पर अगर आप निर्भर रहोगे तो आपको मूल बातें सीखने को नहीं मिलेंगी। आपको जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यानी कि आपको क्षेत्रीय कार्य करना पड़ेगा, तभी आप किसी का गहनता से अध्ययन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभ्यासकर्ता भाषा को गहनता से सीखकर स्वयं व्यवस्थित ढंग से प्रेक्षण करने का कार्य जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात इन्होंने यहाँ पर साफ साफ स्वीकार की है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि आपको दोभाषिया रूप से बचना है। दोभाषिया का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी जनजाति का अध्ययन करने जा रहे हैं, अब उस जनजाति की भाषा ना बोलकर अपनी अंग्रेजी आप भाषा बोलने लगे तो जनजाति को लगेगा कि भाई ये बाहरी व्यक्ति है, इसके संपर्क में आने से बचें। आप वहाँ पर अध्ययन तभी कर पाएंगे जब उनकी जैसी भाषा बोलेंगे, उनके जैसे रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे, तो उन्हें लगेगा ये हमारा ही व्यक्ति है, हमारा जैसे ही व्यवहार कर रहा है, तो हम इससे भेदभाव नहीं करेंगे। वो आपको अपने बारे में पूरा पूरा बताएंगे। तो वही सब चीज़ है। तो यहाँ पर ऐसे करके क्षेत्रीय कार्य की महिमा के बारे में इनका योगदान अतुलनीय है। तो ऐसे करके इनका जो अभियान था, इस अभियान ने जो है यहाँ पर क्षेत्रीय कार्य की महत्ता को और बढ़ा दिया है, और तमाम लोगों ने फिर तमाम क्षेत्रों में जब अध्ययन हुए हैं तो क्षेत्रीय कार्य पर यहाँ पर बल दिया गया है। आप देखते हो कि तमाम जगह फील्ड वर्क पर जोर दिया जाता है। आपका जो भी एग्जाम होता है उसके एग्जाम बोल रहा हूँ, जो भी कोर्स होते हैं, कुछ फील्ड यानी कुछ होते हैं समाज से रिलेटेड, वहाँ पर लास्ट वाले सेमेस्टर में फील्ड वर्क दिया जाता है कि फील्ड वर्क आपको करना है, ये आपको अध्ययन करके लाना है कि भाई ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। तो ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर चैप्टर का पार्ट 1 कवर हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए मेरा प्रयास पूरा यही है कि आपको सामाजिक विज्ञान का जो भी टॉपिक है, जो भी यहाँ पर अवधारणा है, वो स्पष्ट हो जाए। अब बार बार मुझे एक कमेंट ये सुनने को मिल रहा है कि क्या सर ये ऑप्शनल के लिए सफिशियंट होगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में एक रिप्लाई देता हूँ, एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी का मतलब ही यही है कि आपका एक बेस क्लियर करना है, आपका एक बेस क्लियर करना है, आपका एक फंडामेंटल तैयार करना है, यानी कि आपके माइंड में एक माइंड मेकअप हो जाए कि भाई समाजशास्त्र में ये चीज़ें हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड किताबें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। मैंने आपको ये भी आपको बता दिया, स्टैंडर्ड किताबों की सूची मैं आपको बनाकर दे दूंगा, एक वीडियो लेकर आऊँगा। और जो भी जो टॉपर्स आपके रहे हैं और या फिर और टीचर वगैरह हैं, उनकी सलाह से मैं, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको स्पष्टली बता दूं, मेरा ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं है, तो मैं यहाँ पर उनकी लोगों की सहायता से एक सोशियोलॉजी की पूरी सीरीज ले आऊँगा, यानी एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी है। तो ये आप जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं क्या सर इसी से कंप्लीट हो जाएगा, इससे कंप्लीट नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। बस बेस आपका क्लियर यहाँ से हो जाएगा। अगर आप बेस यहाँ से क्लियर कर लेंगे तो यकीन मानिए जो स्टैंडर्ड बुक हैं उन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे। मेरा मानना यही है, और आई होप मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो हर जगह ये काम भी की है, तमाम लोगों ने अपना रिजल्ट भी बताया है। क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, हर हाल में पढ़नी चाहिए, तभी आप जो है जो स्टैंडर्ड बुक है उनकी भाषा है वो समझ पाएंगे। और आप एनसीईआरटी को ही स्किप कर देंगे तो यकीन मानिए स्टैंडर्ड बुक की आप तैयारी करने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड बुक से, तो वो हो नहीं पाएगी। तो आप इसे मिस ना करें, बिल्कुल भी इसको पढ़ें। जो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं उन पर की नोट्स बनाएं, अपने शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में बनाएं। जरूरी नहीं है मैं जो भाषा लिख पा रहा हूँ वही लिखें, नहीं, अपनी भाषा में भी लिखें, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अपनी भाषा में लिख लें, एक शॉर्ट नोट तैयार करें। तो ये काम आपको करना ही करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।